हेलो दोस्तों, तो आज है हम लोगों का सेकेंड डे ज्योग्राफी NCERT 6 to 12 शॉर्ट नोट। हम लोग फर्स्ट चैप्टर कल देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर, जिसके चैप्टर का नेम है ब्रह्मांड संबंधित तथ्य एवं सिद्धांत। इसमें हम लोग सारे पॉइंट को देखेंगे। तो इसमें दे रहा है द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का आकार कैसा होता है? तो ब्रह्मांड का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। पदार्थ और ऊर्जा के लघु संगुच्छों, जिसे स्मॉल क्लस्टर्स कहते हैं, के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड क्या है? तो समस्त ब्रह्मांड हमारा क्या है? लगभग खाली है। मोस्टली इसमें पदार्थ और ऊर्जा के लघु संगुच्छ हैं, मतलब कि स्मॉल क्लस्टर है। इसके अलावा हमारा ब्रह्मांड टोटली खाली है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई आरंभिक किनारा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण किसी रूप में आबद्ध है, एक अंतहीन वक्र के रूप में आबद्ध है। कैसे आबद्ध है? एक अंतहीन वक्र के रूप में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। यह संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो यह संशोधन जाना जाता है हमारा निहारिका परिकल्पना। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? निहारिका परिकल्पना के नाम से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है, ये हमको मतलब एकदम ऑथेंटिक जानकारी देता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। बिग बैंग थियरी जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, परंतु नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई मानी जा रही है? तो ये मानी जा रही है 13.8 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में परमाणु से भी छोटा एक अति उष्ण कण था, जो बाद में ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार में परिवर्तित हो गया। इसमें अचानक क्या हुआ जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? तो इसमें एक महाविस्फोटक घटना हुई थी। महाविस्फोटक के लिए उत्तरदायी बल किन दो मूलभूत बलों में विभाजित हो गया? तो ये विभाजित हो गया था गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिग बैंग सिद्धांत को किस परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित समय पर एक कण के विस्फोट के साथ अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। यह विचार पहली बार 1927 में किसने दिया, जिसे आज लगभग सभी खगोलविदों द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो ये दिया गया जॉर्जेस लेमार्टे के द्वारा, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेल्जियम से। जॉर्जेस लेमार्टे जो हैं बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में किसने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं? तो ये हमारा दिया था सिद्धांत एडविन पावेल हब्बल ने। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। इसके विपरीत किसने स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत किया था हॉयल ने। स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय आज किस सिद्धांत के पक्षधर है? तो आज पक्षधर है ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के। आरंभ में परमाणु का अस्तित्व नहीं था, किंतु वे कौन से अति सूक्ष्म कण थे जिनके संलयन के परिणाम स्वरूप सूक्ष्मतम परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ? क्वार्क। इसका आंसर है दोस्तों क्वार्क। हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ? हीलियम गैस का। किस गैस का निर्माण हुआ? हीलियम गैस का। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि निहारिका परिकल्पना किसे कहते हैं। तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। बाद में सन 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया।
सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जेम्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद खगोलविद सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। यह तर्क द्वैतारक सिद्धांत बाइनरी थियरीज के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में रूस के ऑटो शिमिट और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य और सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके अलावा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का नहीं वरन दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ज्ञातव्य है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश वर्ष क्या है। यह 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केंद्र 8.311 मिनट है। तो ये हम लोगों ने देखा प्रकाश वर्ष के बारे में। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के कारण निःसृत ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है? तो ये है हमारा संलयन प्रक्रिया, फ्यूजन। उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया, इसके विकिरण का तापमान गिरने लगा। मतलब कि हम ये इसमें कहा जा रहा है कि उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड का विस्तार जैसे जैसे शुरू होने लगा, इसके विकिरण का तापमान गिरने लगा। महाविस्फोटक के 1 सेकंड बाद इसका तापमान लगभग 10 अरब डिग्री केल्विन था। लगभग 100 सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान कितना रह गया? तो 1 अरब डिग्री केल्विन रह गया था। आरंभ में ब्रह्मांड में मुख्यतः फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा इसके प्रतिकण थे। इनमें से अत्यंत हल्का कण कौन सा है? तो इनमें से सबसे हल्का कण है न्यूट्रिनो। फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा इनके प्रतिकण जो थे उसमें सबसे हल्का कण था न्यूट्रिनो था। 1 अरब डिग्री केल्विन तापमान पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे शक्तिशाली नाभिकीय बल के आकर्षण को तोड़ सके। फलतः उनमें मिलकर ड्यूटेरियम के नाभिक बनाए। ड्यूटेरियम को और किस अन्य से नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारी हाइड्रोजन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? भारी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक निर्मित हुए। बाद में किन 2 अपेक्षाकृत भारी तत्वों की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई लिथियम और बेरिलियम की। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। उस समय ब्रह्मांड कैसा हो गया था? तो पारदर्शी हो गया था। महाविस्फोटक के केवल कुछ घंटों के भीतर ही हीलियम और अन्य तत्वों का निर्माण रुक गया। बिग बैंग होने के कितने समय बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ? लगभग आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिन भागों का घनत्व औसत से कुछ अधिक था, वहां अतिरिक्त गुरुत्व बल के कारण प्रसार धीमा हो गया। वे संकुचित होने लगे और उनके बाहर स्थित द्रव्य के गुरुत्व बल के कारण उनमें घूर्णन गति उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे उन क्षेत्रों का आकार घटता गया, वैसे वैसे उनकी घूर्णन गति बढ़ती गई। इसके बाद चकती के आकार के किन पिंडों का जन्म हुआ? तो ये जन्म हुआ घूर्णनशील मंदाकिनियों का। किसका जन्म हुआ? घूर्णनशील मंदाकिनियों का। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण किसके विकास का आधार बना? आकाशगंगाओं के विकास का। आकाशगंगा के विकास का यही आधार बना। असंख्य तारे को समूह को आकाशगंगा, जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, कहा जाता है। आकाशगंगा का प्रवाह किस ओर से किस ओर है? तो इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना हो सकता है?
तो एक अकेली आकाशगंगा का व्यास जो है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। और अभी हमने पूछा था कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये आप लोग ज़रूर बताएं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। निहारिका हाइड्रोजन गैस से बनी विशाल बादल के संचयन से होता है इसका निर्माण। निहारिका अत्यधिक प्रकाशमान प्रकाशीय पिंड है जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बनी होती है। बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। इन पिंडों में किनका निर्माण आरंभ हुआ? तारों का। इन पिंडों में किसका निर्माण आरंभ हुआ? तारों का निर्माण आरंभ हो गया। कौन सी निहारिका हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीली तारों का समूह है? तो ये है आर्यन नेबुला। तारों के बीच की दूरियों मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके तापमान का सूचक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि दिया है तारे क्यों चमकते हैं। तारों का एक जीवन चक्र होता है। उनका जन्म गैस के बादलों यानी निहारिकाओं से होता है। इन बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होती है। मंदाकिनी में तारों का हमेशा जन्म होता रहता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि हमारे सूर्य का जन्म कई 5 अरब वर्ष पहले हुआ। जब गैस का संकुचन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और नाभिकीय संलयन शुरू होता है। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा तारों के भीतरी भाग का तापमान लगभग डिग्री केल्विन तक पहुंच जाता है और चमकने लगता है। सूर्य जैसे अन्य तारे भी अन्य वर्षों तक चमकते रह सकते हैं। अपेक्षाकृत बड़े तारों में हाइड्रोजन के परमाणुओं संलयन तेजी से होता है, अतः इनकी चमक ज़्यादा होने के बावजूद इनका जीवन काल कुछ लाख वर्ष ही होता है। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक अवस्था में जब हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होती थी तो तारों को अधिकांश ऊर्जा किन दो चक्रों में मिलती है? तो मिलती है हाइड्रोजन चक्र या प्रोटॉन चक्र और कार्बन चक्र में। उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? तो उस सीमा को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। तारे के अंतिम लाखों वर्ष बड़े ही अशांत होते हैं। जब बहुत से तारे अपना अधिकांश द्रव्यमान और वायु के रूप में बाहर फेंक देते हैं तब बस एक छोटा क्रोड शेष रह जाता है। यदि इस क्रोड का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हो तो वह क्या बन जाता है? तो वह बन जाता है श्वेत वामन तारा। अगर क्रोड का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़कर क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान एक सौर द्रव्यमान का कितना होता है? मात्र 1.4 गुना होता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन हेतु भौतिकी में किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1983 ईस्वी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। करीब 5 अरब वर्ष तक और चमकने के बाद सूर्य में हाइड्रोजन की कमी होने लगेगी। तब यह फैलकर मौजूदा आकार का 250 गुना हो जाएगा। इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इस स्थिति को हम लोग लाल दानव कहेंगे। लाल दानव बनने की प्रक्रिया में सूर्य बुध शुक्र और पृथ्वी को अपने में समाहित कर लेगा। लाल दानव बनने की प्रक्रिया में सूर्य जो है बुध शुक्र और पृथ्वी को अपने में समाहित कर लेगा। उसके बाद इसका आकार फिर घटने लगेगा और धीरे धीरे इसका आकार छोटा होकर पृथ्वी के बराबर रह जाएगा। इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो इस अवस्था को श्वेत वामन कहा जाएगा। कुछ समय बाद श्वेत वामन चमकना बंद कर देता है और अंततः मृत होकर यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यह कृष्ण वामन में परिवर्तित हो जाता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत अधिक होता है उनमें सुपरनोवा की तरह विस्फोटक हो सकता है। ऐसे तारों का 90% द्रव्य अंतरिक्ष में बिखर जाता है। शेष हिस्से से उच्च घनत्व वाला केंद्रीय क्षेत्र बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है।
यदि सुपरनोवा के बाद बचा हुआ केंद्रीय क्षेत्र बड़ा है तो हो सकता है कि वह न्यूट्रॉन तारा बनकर और संकुचित होता जाए। बाद में यह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यह ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। कृष्ण विवर का गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि इसमें गिरने वाला कोई भी पदार्थ कभी बाहर नहीं आ सकता। क्या प्रकाश की किरणें इससे बाहर आ सकती हैं, तो इसका आंसर है नहीं। कृष्ण विवर को कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो इसकी पहचान पड़ोसी तारों पर इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से की जा सकती है। 1965 में एक अति संवेदनशील माइक्रोवेव डिटेक्टर का परीक्षण करते समय किन दो अमेरिकी भौतिकविदों ने माइक्रोवेव विकिरण के रूप में बिग बैंग की पृष्ठभूमि चमक का पता लगाया, तो ये हैं अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने। इस माइक्रोवेव विकिरण का तापमान 3 डिग्री केल्विन था। यह खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोटक के सिद्धांत को सही ठहराती है। तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। अंतरिक्ष में करीब 19 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में हम लोग मिल्की वे कहते हैं। इसमें हम छोटा सा एक और पॉइंट दिया है, क्वासर का निर्माण कैसे होता है। तो क्वासर के निर्माण के संबंध में खगोल वैज्ञानिकों द्वारा कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। कुछ का अनुमान है कि क्वासर का निर्माण ब्लैक होल द्वारा त्वरण तस्तरी में पदार्थों के निगलने के कारण होता है। त्वरण तस्तरी में जैसे जैसे पदार्थ का वेग बढ़ता जाता है, उसका तापमान भी बढ़ता जाता है। पदार्थ के कणों का आपसी टकराव प्रकाश तथा एक्सरे के अलावा अन्य रूपों में ऊर्जा उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोई भी ब्लैक होल प्रत्येक वर्ष हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर पदार्थ निकल लेता है। जब पदार्थ ब्लैक होल में अपना अस्तित्व खो देता है तो वह असीम मात्रा में ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होकर ब्लैक होल के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों से तेजी के साथ बाहर निकलता है। खगोलविद इसे ब्रह्मांडीय फव्वारा या कॉस्मिक जेट कहते हैं, परंतु कुछ खगोलविद क्वासर की उत्पत्ति संबंधी उपयुक्त परिकल्पना से सहमत नहीं है। इनके अनुसार क्वासर वस्तुतः एक प्रकार की नवजात मंदाकिनी है। चूँकि मंदाकिनियों की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया के संबंध में फिलहाल बहुत कम जानकारी प्राप्त है, अतः यह संभव है कि क्वासर किसी मंदाकिनी के शैशव काल का प्रतिनिधित्व करते हों। तात्पर्य यह है कि क्वासर से उत्सर्जित जो ऊर्जा हमें दिखाई पड़ती है वह किसी नवजात तथा सक्रिय मंदाकिनी के क्रोध से उत्सर्जित होकर आ रही हो। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने क्वासर की उत्पत्ति के संबंध में एक तीसरी परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार क्वासर सुदूर अंतरिक्ष में स्थित वे बिंदु हैं जहाँ नया पदार्थ हमारे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो रहा है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्वासर को ब्लैक होल के ठीक विपरीत माना जा सकता है, किंतु इस परिकल्पना के पीछे कोई सशक्त वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ये रहा आज का हम लोगों का क्लास, जो सेकंड चैप्टर NCERT 6 to 12 का सारांश था। चैप्टर का नेम है ब्रह्मांड संबंधित तथ्य एवं सिद्धांत। कल फिर हम लोग तीसरे चैप्टर के टाइम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।